हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक हैं मैं आपको इस चैनल पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। मैंने आपसे ऐसा ही वादा किया था। तो दोस्तों, आपका ये जो समय है, आज हम इस सेशन के अंतर्गत आपका जो बायोलॉजी का पार्ट पहला है उसको हम लोग, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न बनता था यानी जो लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम है, उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न है मैंने इस सेशन में आपके लिए लाया है। इसमें दोस्तों जो आपका लाइफ प्रोसेस है, इसमें कई भाग हैं, इसको कई भागों में बांटा गया है। तो जितने भी पूरे भाग हैं, सारे भागों को इसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, आज हम इस सेशन में जो आपका राजीव क्वेश्चन बैंक है उससे हम लोग क्या बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन बैंक के लिए बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर सभी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराता रहूँगा, है ना। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा क्या कि जो आपका सुंदर देश का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है ना। आपके लिए जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है दोस्तों वो बहुत सिंपल होता है। आपके सामने आंसर दिया रहेगा, बस आपको अपना करेक्ट आंसर चूज करना रहता है बस। तो दोस्तों, अगर आपको उसका करेक्ट आंसर नहीं पता रहेगा तो आप उसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या है कि आपको 20 नंबर फ्री का दिया जा रहा है, यानी आपको सामने आंसर दिया रहेगा, बस आपको छांटना रहेगा बस। और जो बाकी बचे 50 नंबर बचे, 70 में से कितने बचे, 50 नंबर बचते हैं, तो उसमें से आपको 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव है लिखना रहेगा, है ना दोस्तों। इसलिए मैंने आज का ये सेशन आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न का ही रखा, और जो कि आपके जो बायोलॉजी का जीव विज्ञान का है इससे रिलेटेड पहला चैप्टर है, कौन सा है, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस है, उससे रिलेटेड ये सेशन आपके लाया हूँ। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहता है, 1 अंक का रहता है। तो आपके एग्जाम में जो दोस्तों खंड आ रहेगा, इसमें आपको टोटल 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाला है, यानी आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे हम आपको इस सेशन के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है जो मनुष्य का वृक्क है ये किस तंत्र का भाग है, पोषण तंत्र का भाग है कि स्वतंत्र तंत्र का भाग है कि उत्सर्जन तंत्र का भाग है कि परिवहन तंत्र का भाग है। तो आपको पता होगा कि जो वृक्क होता है, वृक्क का काम क्या है कि यह उत्सर्जन तंत्र में अपना योगदान देता है। किसमें देता है? उत्सर्जन तंत्र में अपना ये योगदान देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जो पादप में जाइलम का काम क्या है, तो जो पादप है, पादप में जाइलम काम है जल का वहन करना, यानी जो जल को जड़ों से अवशोषित करके पूरे तने में फैलाना, पूरे शाखाओं में फैलाना कार्य क्या है, जाइलम कार्य है, यानी क्या करता है, जल का वहन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है, कितने एटीपी अणु उत्पन्न करता है। आपको ये बताना क्वेश्चन क्या है कि अगर ऑक्सीशोषण की बात करते हैं, ग्लूकोज का एक अणु टूटकर कितनी एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, करता है 38 एटीपी। कितना करता है? 38 अणु टूटता है, यानी एक एटीपी के लिए, ग्लूकोज का एक एटीपी बनाने के लिए 38 अणु टूटते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। अगर हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन में जो ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है उसमें कितनी मात्रा रहती है वायु में, तो उसमें रहती है 17%। कितना रहता है? 17% रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है, आपको ये बताना है। तो कितनी मात्रा रहती है, अगर हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान जितनी मात्रा निकलती है, किसकी मात्रा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वह मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इससे मानव शरीर में क्या होता है। इससे क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या कि पादपों में जाइलम का कार्य बताना है। अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि पादपों का जाइलम कार्य क्या है कि जल का वहन करना। क्या करना? जल का वहन करना। और भोजन का वहन करने, पेड़ पौधे में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है, तो होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन है वह क्या है, विटामिन बी। और दोस्तों इसके अलावा एक और विटामिन है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बी। क्या नाम है, बी। यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और जो विटामिन बच गया आपका वो वसम घुलनशील है। यानी विटामिन के, विटामिन आई, विटामिन डी और विटामिन ए, आपके इतने विटामिन क्या दोस्तों, ये वसम घुलनशील है, और आपको विटामिन बी व सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन मिलती है। जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न ऑक्सीजन है, किसके टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये टूटता है जल। क्या होता है, जल टूटने से क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन मिलता है। इसका जो भार होता है दोस्तों, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो क्या होता है, H2O होता है। जब ये टूटता है दोस्तों, ये H2 प्लस का टूट जाता है, O2 में टूटता है, तो जिसके माध्यम से आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो आपको दोस्तों यही बताना है कि इसमें से जो ऑक्सीजन वो प्राप्त होता है किस कंपाउंड से निकलता है, वो निकलता है किससे, जल से निकलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जल की जो ग्लाइकोलाइसिस होता है या कहाँ होता है, तो आप लोग बता सकते हैं या कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है। जो शुद्ध रुधिर होती हैं उनको विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तो ये ले जाता है धमनी का कार्य। किसका कार्य है, शुद्ध रुधिर को शरीर में फैलाने का काम है धमनी का। और जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं शिराएँ। क्या ले जाती हैं, शिराएँ ले जाती हैं। और दायां नीलाय में भी अशुद्ध ब्लड बहता है, और जो बाएं नीले होता है उसमें क्या बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि फुफ्फुस यानी जो पल्मोनरी शिरा है कहाँ खुलती है। जो पल्मोनरी शिरा है कहाँ खुलती है, आपको ये बताना है। तो ये खुलती है आपके बाएं अनिंद में। कहाँ खुलती है, बाएं अनिंद में ये खुलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की कणिका रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाएं में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर कह रहे कि अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग का नाम बताना है। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इससे आपका रोग होता है हीमोफीलिया होता है। क्या हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। यानी अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इससे आप कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। यह कथन किसने बताया था, ये कथन किया था किसने, लैंड स्टीनर ने। यह कथन किसका है, लैंड स्टीनर का है। क्योंकि यहाँ पे जो लैंड स्टीनर थे इन्होंने ब्लड ग्रुप का निर्माण किया था, AB, ABO और कौन सा था, यही था ना, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। एक A है और एक B है और कौन सा, एक AB है और कौन सा, एक AB और O है। तो AB क्या है, सर्वग्राही है, और O क्या है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं हम लोग, इसमें है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को फेफड़े में ले जाना और वहाँ से ले जाने के बाद पूरे शरीर में फैलाने का कार्य किसका है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत संश्लेषण करता है, यानी यकृत द्वारा किस चीज़ का संश्लेषण किया जाता है। तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का संश्लेषण करता है। कौन, यकृत करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क का कार्य क्या है। तो आप लोग इससे जो आपका इस सेशन का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, यही था कि वृक्क किस भाग से संबंधित है। तो ये किस भाग से संबंधित है, उत्सर्जन भाग से संबंधित है। इसका कार्य भी यही होगा कि जो वृक्क होता है उत्सर्जन के काम में आता है। जो मलमूत्र होता है उसका त्याग करने में वृक्क का कार्य होता है। शुद्ध रक्त बहता दोस्तों, आपको ये बताना जो शुद्ध रक्त है कहाँ बहता है। तो ये बहता है दोस्तों फुफ्फुसी शिरा में बहता है। कहाँ बहता है, फुफ्फुसी शिरा। कहाँ पे, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों अगर केवल धमनी की बात करें दोस्तों, केवल धमनी की, तो इसमें बहता है शुद्ध रुधिर। अगर आप बात करें फुफ्फुसी धमनी की बात करते हैं तो इसमें बहता है अशुद्ध रुधिर। और बात करें केवल हम शिरा की, तो इसमें बहता है अशुद्ध रुधिर। अगर बात कर ले हम किसकी, फुफ्फुसी शिरा की, इसमें बहता है आपका शुद्ध रुधिर बहता है। आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, यानी अगर ब्लड का थक्का बनना है, अगर कहीं पर आपका ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पर थक्का बनता है, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए एक प्रोटीन चाहिए, वो कौन सा है? थ्रोम्बिन नाम है। क्या ना है? थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन चाहिए आपको इसके लिए। किसके लिए? रक्त का थक्का बनने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर दाब का मापक है, यानी रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण करता है ना? कह रहा है कि एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण करते हैं। कौन सा इसमें ऐसा भाग है जो एटीपी और NADP.2H का निर्माण करता है? ये करता है लाइसोसोम्स। कौन करता है? लाइसोसोम्स यह कार्य करता है। ये आप ध्यान रखिए, कौन करता है? लाइसोसोम्स यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है। अगर फेफड़े में जो शुद्ध रुधिर आता है वह किस भाग से आता है? तो ये आता है बाएं अलिंद से। कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोमेन संपुट किसका भाग है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? देख लीजिए 2021 पूछा भी है कि जो बोमेन संपुट है ये किसका भाग है? ये किसका भाग है? वृक्क का। और वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क है उत्तरण तंत्र का, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? यानी जो हमारा ब्लड होता है वो किस प्रोटीन के कारण रेड होता है? किस प्रोटीन का रेड होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि शरीर में ऑक्सीजन को लाना और पूरे शरीर में फैलाना, यानी ऑक्सीजन का वहन करना किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। इतना कन्फर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक धातु की संख्या बताना है आपको। यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने चौवर्णक संख्या होती है? तो प्रत्येक जबड़े में 6, यानी आपका जो करंट हो जाएगा C हो जाएगा। यानी प्रत्येक जबड़े में 6 चौवर्णक होते हैं। अगर हम दोनों जबड़े की बात कर लें तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी एक जबड़े में 6 चौवर्णक होते हैं। कितने चौवर्णक होते हैं? 6 चौवर्णक होते हैं। तो ऊपर नीचे मिला दीजिए, हो जाएगा कितना चौवर्णक हो जाएगा? 12 चौवर्णक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क का काम क्या है आपको ये बताना है। तो जो मस्तिष्क काम है दोस्तों, ये सोचने के लिए भी उत्तरदायी है और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन? मस्तिष्क बनता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इनमें से सभी, यानी जो मस्तिष्क काम होता है ये सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है। पोषण की स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है। तो आपको बताइए कि पोषण के लिए कौन सी इसमें से जो आपको दिख रहा है कंपाउंड, कौन सा इसमें आवश्यक है कि इसके द्वारा स्वपोषी विधि हो सकती है। पहला क्या आवश्यक तत्व है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? क्लोरोफिल चाहिए। तीसरा क्या आवश्यक तत्व है? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो प्रकाश संसर्जन की प्रक्रिया होती है यह क्या होती है? स्वपोषी विधि होती है। तो इस विधि में क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यानी अगर स्वपोषी विधि से हमको पोषण करना है तो इसके लिए हमको उपयुक्त सभी चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी ये तीनों हमको मिल जाएगा। तब सूर्य का प्रकाश द्वारा तब क्या करेंगे हम लोग? स्वपोषी विधि के द्वारा पोषण कर पाएंगे। इतना कंफर्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस जो है स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, यानी जो जठर रस निकलता है किसके द्वारा निकलता है? जठर ग्रंथि के द्वारा निकलता है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके पेट में, यानी अमाशय में पाया जाता है। क्या? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसके द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक केवल जंतु में पाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऐसा चीज़ है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है। केवल जंतुओं में पाया जाता है और पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। तो मात्र एक माइंड ही है, तंत्रिका तंत्र ही है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है।
क्लोरोफिल किस चीज़ को अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल का काम क्या दोस्तों? ये प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है, केवल यही काम है। क्लोरोफिल का दो काम है दोस्तों, एक प्रकाश ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरा काम है पेड़ पौधों को हरा बनाए रखना। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी होता क्या दोस्तों? जो दूसरे पर निर्भर होता है। क्या तो दूसरों पर निर्भर होता है। दोस्तों इसमें से जो मनी प्लांट है ये क्या होता है? विषमपोषी नहीं है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो बाकी सभी जीव हैं आपको दिख रहा है, फफूंदी, फीता, कृमि, यीस्ट, ये सभी क्या हैं? विषमपोषी है। लेकिन जो मनी प्लांट है ये क्या है? मनी प्लांट विषमपोषी पादप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि कौन सा ऐसा आपको इसमें कंपाउंड दिख रहा है जो ऊर्जा का सिक्का कहलाता है या मुद्रा कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ये होता है दोस्तों ATP। कौन? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ATP को ऊर्जा का सिक्का कह सकते हैं या मुद्रा ऊर्जा कह सकते हैं, आप कुछ भी कहिए। एक ATP को कहा जाता है, ATP को कहा जाता है ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का यह सेशन इसी समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे उत्साह को ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, और जिससे क्या हो जाएगा, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।